सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चक्रव्यूह में अभिमन्यु। चक्रव्यूह में अभिमन्यु के तहत आज हम जिस शख्स के केंद्र में रखकर इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं उसका अगर उल्लेख करें तो एक पक्षी जहन में आता है। उसका नाम है फीनिक्स। कई दंत कथाओं में अलग अलग देशों की में इस पक्षी का उल्लेख मिलता है। इस पक्षी के संदर्भ में खासियत यह है कि ये पक्षी समय के साथ अपने आप को ही जला लेता है और जलने के बाद राख से नया जन्म ले लेता है। हमारा आज का अभिमन्यु भी कमोबश ऐसा ही राजनेता है। राजनीति के मैदान में इस शख्स को कई बार माना गया कि अब यह शख्स खत्म हो गया है, लेकिन हर बार यह शख्स नई ऊर्जा के साथ हमें मौजूद दिखाई देता है। जीवन के संदर्भ में फलसफा है कि असफलता और सफलता जीवन के दो पहिए हैं जिन्हें साथ साथ चलते हुए ही जीवन का सफर आगे बढ़ता है। ऐसा सुना तो है, पर इस शख्स के राजनीतिक जीवन पर अगर दृष्टिपात करते हैं तो वह जीते जी दिखाई भी देता है। हमारा यह शख्स आज अभिमन्यु है और आपको अचरज हो सकता है इस बात पर कि इसे अभिमन्यु क्यों कह रहे हैं। अचरज इसलिए हो सकता है कि यह शख्स तो नरेंद्र मोदी जैसे दिग्गज के मंत्रिमंडल का अहम हिस्सा भी है, लेकिन इसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि यह अभिमन्यु है। दरअसल इस शख्स ने अपने राजनीतिक जीवन में कई करिश्मे किए और कई असफलताओं का सामना किया। इस शख्स ने पार्टी का चुनाव चिन्ह प्राप्त तो किया पहले चुनाव में, लेकिन पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार होने का अधिकार नहीं मिला। पर इसके बावजूद भी इस शख्स ने कांग्रेस के दिग्गज नेता को धूल चटा दी और जो अधिकृत उम्मीदवार था वह उस लोकसभा चुनाव में मात्र 33,000 मत हासिल कर पाया था। ऐसी सफलता रचने के बाद 2 साल बाद जब पुनः आम चुनाव हुए तो यह शख्स बुरी तरीके से हार भी गया। 1996 में फिर जीता, 1998 में चुनाव हुए फिर हार गया, 1999 में फिर चुनाव हुए, सीट बदली, नए क्षेत्र में गया और करिश्माई जीत हासिल करके आ गया। 2003 का समय आया, मध्य प्रदेश में सरकार बदल गई, उमा भारती की सरकार आई। इस शख्स का अपना राजनीतिक कद एक नई ऊंचाई ले गया और नतीजा ये रहा कि यह शख्स चुनौती देखने छिंदवाड़ा पहुंच गया। कमलनाथ के मुकाबले इस व्यक्ति ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा वो अपने आप में करिश्माई था। जीत हासिल नहीं हुई पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में यह शख्स कामयाब रहा। उसके बाद असफलता का एक लंबा सिलसिला है। अटल जी के मंत्रिमंडल का हिस्सा रहा यह शख्स पूरे 1 दशक तक गुमनामी और संघर्ष के दौर में ही गुजरता रहा। आप समझ ही गए, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के राज्य मंत्री के तौर पर वर्तमान में सेवाएं दे रहे प्रहलाद सिंह पटेल की। प्रहलाद सिंह पटेल का अपना राजनीतिक जीवन किसी करिश्मे से कम नहीं है। समझना मुश्किल होता है कि इस शख्स की सफलता पर मुग्ध हुआ जाए या इस शख्स की असफलता पर दुखी हुआ जाए। यह शख्स जितना अपने दोस्तों के लिए ख्यात है उससे कहीं ज़्यादा ख्यात अपनी दुश्मनी खुद में लेने के लिए भी ख्यात है। तो आज समझने की कोशिश करेंगे कि जो शख्स आज से 20 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के तौर पर मौजूद था, 2 दशक का राजनीतिक जीवन जी लेने के बाद भी राज्य मंत्री के स्तर पर ही क्यों सिमटाया हुआ है। इस पहेली को सुलझाने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय भी कराएंगे। लेकिन उस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले देखते हैं वो खास रिपोर्ट जो हमारे साथी मध्य प्रदेश के ब्यूरो प्रमुख अजय त्रिपाठी ने प्रहलाद सिंह पटेल को केंद्र में रखकर तैयार की है। देखिए उसका पहला भाग। रास्ते कहां खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिल तो वहां है जहां ख्वाहिशें थम जाएं। 3 दशक का संसदीय जीवन पूरा कर चुके भाजपा के कद्दावर नेता प्रहलाद सिंह पटेल के बारे में माना जाता है कि वे जिस मंजिल के हकदार हैं वहां तक अभी पहुंचे नहीं हैं। 4 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से 8 चुनाव लड़ने और 5 जीतने और 2 बार केंद्र में मंत्री बनने वाले प्रहलाद पटेल आज 18 साल बाद वहीं खड़े हैं जहां से मई 2003 में कोयला राज्य मंत्री के रूप में सत्ता का सफर शुरू किया था। पटेल का सियासी सफर कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं के उस रीजनिंग के सवाल की तरह दिखाई पड़ता है कि एक व्यक्ति 10 मिनट में 17 सीढ़ियां चढ़ता है और 5 सीढ़ियां वापस उतरता है तो 50 सीढ़ी कितनी देर में चढ़ पाएगा। ये सवाल इसलिए भी मौजू बैठता है कि प्रहलाद पटेल अपनी खुददारी से समझौता नहीं करते। सियासत के गलियारों में अपने पुरुषार्थ के दम पर धमक बनाने वाले प्रहलाद इसलिए सत्ता के सफर में अक्सर भटक से जाते हैं। दमोह से 2019 में लगातार दूसरी बार लोकसभा के लिए चुने गए प्रहलाद को नरेंद्र मोदी सरकार पार्ट 2 के पहले ही विस्तार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाकर संस्कृति और पर्यटन जैसा महत्वपूर्ण विभाग दे दिया गया। अपने कामों के चलते देश भर में अपने आभा मंडल की अलग चमक बिखेरने वाले प्रहलाद मात्र 2 साल में ही विभाग से हटा दिए गए। कैबिनेट के फेरबदल में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें राज्य मंत्री बनाकर जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण जैसे विभागों की जिम्मेदारी दे दी। इसे पटेल का डिमोशन माना जाता है, क्योंकि संस्कृति एवं पर्यटन जैसे विभागों की स्वतंत्र रूप से जिम्मेदारी संभालने वाले प्रहलाद जैसे कद्दावर नेता को 2 मंत्रियों के मातहत कर दिया गया, जबकि बुंदेलखंड से उनके पड़ोसी सांसद वीरेंद्र खटीक को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। प्रहलाद का कद सियासत में अपने आप घट गया। उनके इस तरह पर कतरे जाने को दमोह विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा की हार से जोड़कर देखा जा रहा है। इस हार का ठीकरा भाजपा के वरिष्ठ नेता जयंत मलैया पर फूटा, लेकिन पार्टी के नोटिसों के जवाब में बचाव पक्ष ने सबूत के रूप में पटेल के भाषणों और उनकी तल्ख मिजाजी के जो ऑडियो वीडियो पेश किए, उसने प्रहलाद के खिलाफ माहौल बना दिया। हालांकि सियासी गलियारों में इसका बड़ा कारण संस्कृति और पर्यटन विभाग में प्रहलाद के कई फैसलों से संघ की नाराजगी भी बताई जाती है। लोधी समाज का बड़ा नेता होने और यूपी के संभावित चुनावों में इस समाज की भूमिका को देखते हुए प्रहलाद के खिलाफ कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ, सिर्फ उनका डिमोशन किया गया। इससे प्रहलाद पटेल का सियासी नुकसान तो हुआ ही, लेकिन मध्य प्रदेश में संस्कृति और पर्यटन को लेकर जो तमाम काम शुरू हुए थे, उन पर ब्रेक लग गया। ये पहला मौका नहीं है जब प्रहलाद पटेल ने खुद अपनी तल्ख मिजाजी के चलते अपना नुकसान किया है। उनका सियासी ग्राफ अपने समकक्ष नेताओं से भी इसलिए नीचे रह गया। वर्जाल है पार्टी का, वो जिस तरह के जो है उनका जो मुखर तरीका है राजनीति करने का और खुलकर अपनी बात रखने की उनकी जो आदत है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदेह हो जाती है और पार्टी में जो उछाल मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता। प्रहलाद सिंह पटेल बेबाक और जिद्दी नेताओं में गिने जाते हैं। एक बार ठान लेते हैं तो किसी की नहीं सुनते। अपना पहला लोकसभा चुनाव 1989 में सिवनी से इसी कारण जीते। ये सीट भाजपा जनता दल समझौते में जनता दल को गई थी, लेकिन समझौता फाइनल होने से पहले ही भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सुंदरलाल पटवा ने युवा नेता प्रहलाद पटेल को नामांकन भरने का आदेश दे दिया। साथ ही उन्हें अधिकृत चुनाव चिन्ह कमल भी आवंटित कर दिया। समझौते के बाद प्रहलाद उम्मीदवारी छोड़ने को राजी नहीं हुए। पार्टी ने उन्हें अनधिकृत घोषित कर दिया, लेकिन कमल का चुनाव चिन्ह तकनीकी कारणों से वापस नहीं हो पाया। आखिरकार पटेल ने कमल चुनाव चिन्ह पर निर्दलीय लड़कर कांग्रेस के दिग्गज नेता गार्गी शंकर मिश्र को हराकर अपना पहला चुनाव जीत लिया। जनता दल के मदन तिवारी मात्र 33,000 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। उनका यही अंदाज उमा भारती के साथ सामंजस्य में भी अड़चन बन गया। उमा भारती के ब्लाइंड सपोर्टर प्रहलाद ने 2003 में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने में उमा भारती की जमकर मदद की। उमा जी भाजपा से अलग हुई तो उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े प्रहलाद उनके पाले में खड़े हो गए। जनशक्ति पार्टी भले ही उमा भारती के नाम पर खड़ी की गई, लेकिन उससे खड़ा प्रहलाद पटेल ने किया। इसके बाद भी जब राजनीतिक समझौते के चलते कई राज्यों में जनशक्ति के प्रत्याशी भाजपा के समर्थन में वापस लेने का फैसला उमा भारती ने लिया, तो प्रहलाद ने उसे मानने से इनकार कर दिया। इस जिद ने उमा और प्रहलाद को अलग कर दिया। जनशक्ति नेता के रूप में पटेल द्वारा उठाए गए डंपर घोटाले ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की जमकर किरकिरी कराई। इस सब के चलते एक समय ऐसा आया जब प्रहलाद पटेल पूरी तरह सियासी हाशिए पर चले गए। वे 2004 का चुनाव छिंदवाड़ा से हार गए थे और भाजपा छोड़कर जनशक्ति बना चुके थे, लेकिन उमा भारती से पटरी नहीं बैठ रही थी। इन सब के चलते जिद्दी प्रहलाद पटेल सियासी सक्रियता छोड़कर नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा पर निकल पड़े। परिक्रमा पूरी करने के बाद बहुत दिन तक सक्रिय सियासत से दूर रहे। आखिरकार मार्च 2009 में उमा भारती की वापसी के 2 साल पहले प्रहलाद की भाजपा में वापसी हो गई। इसके बावजूद उन्होंने मई 2009 का लोकसभा चुनाव छिंदवाड़ा से लड़ने का ऑफर ठुकरा दिया। धीरे धीरे प्रहलाद एक बार फिर लय में आ गए और फिर भाजपा के कद्दावर नेताओं में गिने जाने लगे। इसके बावजूद उनका अंदाज नहीं बदला, इसलिए मुख्यमंत्री के लिए शिवराज सिंह के बाद सबसे प्रबल दावेदार होने के बाद भी वे हाशिए पर चले गए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भाजपा के बड़े और कद्दावर नेता हैं, लेकिन जब जब पद उनको मिलता है, पद उन पर हावी हो जाता है और उनके स्वभाव में एक तल्खी आ जाती है। यही उनकी सबसे बड़ी कमी है। पेगासस जासूसी कांड में प्रहलाद पटेल सहित उनके परिजनों और सहयोगियों का नाम आना बताता है कि उन पर नजर किस तरह से रखी जा रही है। तल्ख मिजाजी और जिद्दी अंदाज की खामियों को सियासी दावतों से कम नहीं किया जा सकता। वक्त के साथ उन्हें बदलना होगा, क्योंकि अब भाजपा भी बदल रही है। अब ग्राफ गिरा तो मुश्किल हो जाएगी। इस समंदर में तूफान बहुत आते हैं, साहिल पर घर बनाने की जिद ना करो। अजय त्रिपाठी, INA 24/7, भोपाल। तो अजय त्रिपाठी कह रहे हैं कि यहाँ तूफान बहुत आते हैं, साहिल पर घर बनाने की जिद ना करो। पर प्रहलाद सिंह पटेल तो दूसरी मिट्टी के हैं।
वो तो खुद ही तूफान उठाते हैं और उसमें अपना घर खुद ब खुद शामिल करा लेते हैं। तो ऐसे शख्स के संदर्भ में आगे के संदर्भ में कोई उम्मीद कैसे रखें, ये एक पहेली है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारे साथ में 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मुकेश नायक जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के विचारवान नेता हैं और साथ ही साथ उस दमोह क्षेत्र से ही ताल्लुक रखते हैं जहां से इस समय प्रहलाद पटेल सांसद के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। हमारे साथ प्रभाव साहू जी हैं। प्रभाव साहू जी प्रहलाद सिंह पटेल के हम सफ़र रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का महाकुशल क्षेत्र का बड़ा चेहरा है, जबलपुर के मेयर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रहे हैं और भी जाने क्या क्या रहे हैं, वो भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ अरुण दीक्षित जी हैं। प्रहलाद पटेल की राजनीतिक यात्रा को बड़ी नज़दीकी से अरुण दीक्षित जी ने देखा है, तो अरुण दीक्षित जी भी रोशनी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। कमोबेश उनका स्वभाव भी बहुत कुछ प्रहलाद पटेल से मिलता टाइप का ही है, तो इसलिए शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से वो हमें रोशनी दे पाएंगे। और साथ ही इस कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा अजय त्रिपाठी, हमारे ब्यूरो प्रमुख, वो तो हैं। चर्चा की शुरुआत मुकेश नायक जी से ही करते हैं और मुकेश नायक जी से समझने की कोशिश करते हैं कि ये पहेली है क्या। किसी शख्स के लोग दुश्मन होते हैं, ऐसा तो होता है, पर क्या आपको नहीं लगता है मुकेश नायक जी कि प्रहलाद पटेल को दूसरे दुश्मनों की जरूरत नहीं है, वो खुद में ही दुश्मनों की तलाश अपने अंदर ही कर लेते हैं और इसीलिए हर सफलता के साथ अपनी असफलता की कहानी साथ साथ लिखते चलते हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, प्रहलाद पटेल जी जो है, और हम लोग एक समय छात्र नेता रहे जी, लेकिन तो उनसे लगभग 4 वर्ष पहले छात्र संघ का अध्यक्ष बना और 4 वर्ष बाद उसके वो जबलपुर साइंस कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष। छात्र राजनीति से ही वो राजनीति में आए और उस जमाने के छात्र नेता बहुत विद्रोही चेतना के हुआ करते थे जी, एक समय था जब छात्र राजनीति ही नेता तैयार करने का एक सांचा हुआ करता। उस जमाने से छात्र राजनीति में प्रहलाद पटेल साहब आए। लेकिन आपने ठीक कहा कि सोच को लेकर प्रहलाद पटेल सदैव आए। देखिए, व्यक्तिगत जीवन में उनके कोई खोट नहीं है। बेहद साफ सुथरे चरित्र के व्यक्ति है, साफ गोई से बात करते हैं, साफ साफ बात करते हैं, जो भी करते हैं, ईमानदार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अप्रिय सच बोलते हैं और इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में जिस तरह का स्वभाव होना चाहिए वो स्वभाव उनके लिए अनफिट है चुनाव की राजनीतिक दृष्टि से। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, सबसे पहले सिवनी से मेंबर पार्लियामेंट बने, फिर बालाघाट से मेंबर पार्लियामेंट बने, फिर छिंदवाड़ा से चुनाव लड़े, अब दमोह से चुनाव लड़े हैं और अब सुना है कि दमोह से भी शिफ्ट होने की तैयारी में है। एक दूसरा चुनाव तो लगातार दमोह से ही जीते हैं, नहीं तो एक चुनाव के बाद हर क्षेत्र में उनके स्वभाव की वजह से, अप्रिय सच बोलने की वजह से वो बहुत अलोकप्रिय हुए। दूसरा, उनकी एक और राजनीति में कमजोरी है कि उन जो अपनी जाति के लोगों को वो ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो उन पर एक जातिवाद का भी आरोप लगा है जो किसी भी अच्छे राजनेता के ऊपर नहीं लगना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में तो इतनी शुचिता है उनके कि वो प्याज लहसुन तक नहीं खाते, वो नियम पूर्वक उनकी दिनचर्या है, भक्ति भाव भजन पूजन में श्रेष्ठतम व्यक्ति हैं। लेकिन अगर शुरू से इतिहास देखें उनका, तो जिस व्यक्ति से जितने ज्यादा नजदीक रहे हैं उस व्यक्ति से उतने ही तल्ख संबंध उनके बाद में हुए, चाहे गुरु और शिष्य की परंपरा रही हो, चाहे राजनीति में उनके नजदीकी राजनीतिक उनके नेता रहे हो। सबके साथ जितने नजदीकी संबंध थे उतने कटुतापूर्ण संबंध कालांतर में उनके हुए और ये इस चीज का विश्लेषण करना समझ के परे है। ये तो वही बता सकते हैं कि इस तरह के संबंध खराब उनके क्यों होते हैं लोगों से। आज भी दमोह में जो मेंबर पार्लियामेंट है वो तो बुंदेलखंड के लोगों ने उन पर बड़ा विश्वास किया और इतने ज्यादा वोटों से दमोह से उनको चुनाव जिताया जितने वोटों से किसी को नहीं जिताया। लेकिन मैं आज पूरे दावे से ये कह सकता हूँ कि उनकी अनपॉपुलरिटी अपने चरम पर है। अगर आज चुनाव हो जाए तो दो पड़ जाएगी उन्हें चुनाव जीतने, केवल इस कारण से कि किसी की मदद नहीं करना, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करना, मिलने जुलने में, सामाजिक सरोकारों में, संवाद में
बहुत उन्हें इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, जिसके कारण उनकी अलोकप्रियता बढ़ती। पर नायक साहब, मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगा, तमाम राजनेताओं पे आपकी भी दृष्टि रहती है, लोगों को अपना एक चुनाव क्षेत्र संभालने में मशक्कत लगानी पड़ती है, एक चुनाव जीतने में मशक्कत लगानी पड़ती है। मुझे स्मरण नहीं आता कि अभी मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय कोई शख्स ऐसा है जिसने तीन विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों से जीत हासिल की हो। इस पर कोई दृष्टि देंगे कि ऐसा इस व्यक्तित्व में है क्या? अनजानी जगह पे जाता है, चुनाव जीत कर आ जाता है। लोगों से जहां पर अपनी जिंदगी बिता दी, वहां से चुनाव नहीं जीता जाता। ये शख्स जाने कहीं पे भी पहुंच जाता है तो चुनाव जीत कर आ जाता है। छिंदवाड़ा में भी कमलनाथ जैसे दिग्गज को पसीने ला दिए थे इस शख्स के द्वारा। है क्या इस शख्स में? ये मैं एक चीज बताऊं, प्रहलाद पटेल को दो चीजों का सबसे ज्यादा फायदा मिलता है क्षेत्र बदलने से। एक तो क्षेत्र बदलने से जो एंटी इनकमेंसी फैक्टर है वो खत्म हो जाता है। दूसरी चीज, बीजेपी इतनी का एक अच्छा नेटवर्क है, वो बीजेपी का संगठन अच्छा है। कांग्रेस में तो व्यक्ति चुनाव लड़ता है, बीजेपी में संगठन चुनाव लड़ता है। तो एक जमे जमाए संगठन के बीच में चले जाना, एंटी इनकमेंसी फैक्टर नहीं होना। तीसरी चीज, वहां से ही चुनाव लड़ते हैं प्रहलाद पटेल जहां उनका सशक्त जाति आधार होता है, उसका फायदा उन्हें मिल जाता है। इन तीन कारणों से वो चुनाव जीतते रहे। इन तीन कारणों से चुनाव जीतते हैं। मैं प्रभात साहू जी के पास चलता हूं। प्रभात साहू जी से भी जानने में दिलचस्पी है मेरी। उनके स्वयं के संबंध प्रहलाद पटेल से वैसे ही हैं जो शुरू से थे, क्योंकि मुकेश नायक जी बता रहे हैं प्रहलाद जी जिनके नजदीक होते हैं, समय गुजरने के साथ उन्हीं के खिलाफ होते हैं या वो लोग उनके खिलाफ होते हैं। लंबी फेरिस्त है, उदाहरण सहित बता सकते हैं मुकेश नायक जी। तो प्रभात साहू जी कहाँ खड़े हैं? एक। दूसरा जानने में दिलचस्पी है प्रभात जी, क्या कारण है कि जो शख्स महाकौशल, विंध्य और बुंदेलखंड का सबसे बड़ा नेता के तौर पर स्वीकार हो सकता है, वो मध्य प्रदेश में निर्विवाद नेता के तौर पर स्वीकार्य नहीं होता? क्या कारण है इस शख्स के संदर्भ में कि जिस हैसियत में यह शख्स आज से 2 दशक पहले अर्थात 2002-03 में खड़ा दिखाई दे रहा था, 20 साल बाद भी वहीं खड़ा हुआ है? आप समझ पा रहे हैं अपने साथी की इस स्थिति को? जी प्रभा जी। हेलो जी प्रभा जी, जी, कुछ रोशनी देंगे आप? मैं पूरी बात नहीं सुन पाया मैं आपकी। जी बोलिए। प्रभा जी, समझना केवल इतना चाहते हैं, प्रहलाद पटेल 2 दशक के बाद भी उसी जगह पे खड़े हैं जहां से शुरू हुए थे। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री की हैसियत थी उनकी। 20 साल बाद भी उन्हें वापस राज्य मंत्री की हैसियत में ला दिया गया है। उनसे बाद के आए हुए लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में बतौर केंद्रीय मंत्री शोभा बढ़ा रहे हैं। क्या खामी है ऐसी प्रहलाद पटेल के संदर्भ में कि लोग वक्त के साथ बढ़ते हैं, प्रहलाद पटेल घटते दिखते हैं? चाहे वो चुनाव जीतने हारने का क्रम हो, चाहे राजनीति में ऊंचाई लेने और नीचे आने का क्रम हो। क्या खामी है इस शख्स में? नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। जी। देखिए, राजनीति में निर्णय होते समय कई बार केंद्रीय स्तर पर निर्णय होते हैं और उसमें कोई ऐसी भूमिका नहीं होती कि ऐसा लगता है कि वो डिमोशन हुआ हो। और ये बात बिल्कुल सच है कि मैं लगभग 80 से उनके संपर्क में हूँ। निर्विवाद रूप से बड़े नेता हैं वो, और साफ स्वच्छ छवि है उनकी, और एक जुझारूपन जो उनके अंदर है, उसके चलते कई बार परिस्थितियां उनके विपरीत हो जाती हैं। जैसा कि अभी मुकेश नायक जी कुछ बातों पर वो अपनी बात कह रहे थे, मुझे लगता है कि समय के अनुसार निश्चित रूप से प्रहलाद जी को भी अपने समय के अनुसार बदलना चाहिए। पर जिस तरह का नेचर उनको मैंने सन 1980 में देखा था, आज 40 साल बाद भी उनके राजनीतिक सफर में आज भी उनका नेचर वैसे ही है। पर इस 40 साल के राजनीतिक सफर में आप देखिए कि लगातार उनका, मैं ऐसा पहला व्यक्ति मध्य प्रदेश के अंदर देख रहा हूं जिसने 4 लोकसभा अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़ा और चुनाव को फाइट किया। सिवनी से वो लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे, बालाघाट से लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया, छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी को उन्होंने टसल दी, और आज दमोह में 2 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत संघर्षशील व्यक्ति है और उनके अंदर एक बड़ा टीम स्पिरिट भी है और लोगों को लेकर चलने की। लेकिन जो आज राजनीति में परिदृश्य बदला है, एक सामंजस्य, समन्वय और थोड़ा सा लचीलापन, वो उनका नेचर नहीं है। साफ गोई जो बात है स्पष्ट रूप से कहना, किसी को बुरा लगे भला लगे, पर राजनीति में ये परिस्थितियां जब बनती हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता।
जो साफ बात कहने वाले व्यक्ति मुझे लगता है कि लोग उसको स्वीकार नहीं करते, और इसके कारण से कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। जैसे बालाघाट में जब वो थे और जब भूकंप आया तो मैं उनके साथ गया था। लगातार कई दिनों तक रहने के बाद भूकंप पीड़ितों के लिए उन्होंने मकान बनाए। मैं स्वयं उस बात का साक्षी रहा हूँ। पहली बार मैंने किसी सांसद को निचले स्तर पर गरीबों की चिंता, गरीबों का दर्द समझने की कोशिश उन्होंने की, और ऐसे कई प्रकरण हैं। मैं ऐसा इस बात का साक्षी हूँ कि उनके लगातार उन्होंने संघर्ष किया। अब ये देखिए, ये प्रारब्ध का विषय है कि कई बार उनके पीछे चलने वाले लोग आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं। मैं ऐसा आपकी बात से सहमत हूँ, पर यह सवाल इस बात का है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी होगी। लेकिन ये बात बिल्कुल निर्बाध रूप से सत्य है कि मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़े कद्दावर नेता के रूप में उनको हम लोग जानते हैं, समझते हैं, और आगे तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आगे भी उनका सुनहरा भविष्य हम सबको दिख रहा है। प्रभा जी, क्या आप मानते हैं कि प्रहलाद पटेल में सब खूबियां होंगी लेकिन सही समय पर सही फैसला लेने से चूक जाते हैं? 2003 में उमा भारती की सरकार बनी, उस समय उनके पास मौका था जबलपुर से चुनाव लड़ने का, महाकौशल क्षेत्र का सबसे बड़ा नेता घोषित तौर पर होने का, चूक गए। अपने मित्र राकेश सिंह का नाम आगे कर दिया और खुद छिंदवाड़ा में कमलनाथ को चुनौती देने पहुंच गए। मानते हैं आप, एक राजनीतिक भूल थी प्रहलाद पटेल की जिसने उन्हें 10 साल तक वनवास के लिए मजबूर किया। क्या राय है प्रभा जी? ये भी तो देखिए ये भी तो एक बड़ी बात है कि परसी पर से थाली अपने मित्र को देकर और चुनौती को स्वीकार करना, ये प्रहलाद जी का एक बड़ा गुण है। वो हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, और कमलनाथ जी को घेर कर उनकी लोकसभा में उनको वहीं तक सीमित करना, ये एक बड़ी पार्टी का पॉलिटिक्स थी, और उस योजना के तहत उन्होंने कमलनाथ जी को घेर कर वहीं पर रखा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि वास्तव में समय काल परिस्थितियां, देखिए कई बार हम मानते भी इस बात को, समझते भी हैं कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो कर्मयोगी होता है, जो लगातार संघर्ष करता, सतत संघर्ष करते रहते, लोग मैनेजमेंट के माध्यम से राजनीति में आते हैं, बहुत जल्दी बहुत कुछ पा पाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी विलुप्त भी हो जाते हैं, राजनीति के परिदृश्य से विलुप्त भी हो जाते हैं। पर जो लोग लगातार संघर्ष करते हैं, जिनके अंदर संघर्ष की क्षमता होती है, उनके परिदृश्य को मिटा नहीं सकता कोई। और इसलिए मुझे वो अटल जी की वो पंक्ति याद आती है कि मैं जी भर के जिया, मैं मन से मरूं, मैं लौट कर आऊंगा, मैं कूद से क्यों डरूं। मतलब ये जो उनके अंदर एक बात जो है ना, वो बहुत कम नेताओं में देखने को मिलती है। और मैं तो लगातार लगभग 40 साल का मेरा संपर्क रहा है प्रभा जी, थोड़ा और विस्तार की जरूरत है छिंदवाड़ा वाली घटना को। आपने कहा कि आप इस बड़प्पन को देखिए, अपने मित्र को परसी हुई थाली उन्होंने दे दी। परसी हुई थाली दे दी, या ज्यादा बड़ा नेता होने की महत्वाकांक्षा ने असली अफसर को उनके हाथ से छिटवा दिया? कमलनाथ को चुनौती देने चले गए, कमलनाथ को हरा देंगे, बहुत बड़े नेता हो जाएंगे। बड़े नेता तो थे, बहुत बड़े नेता होने की महत्वाकांक्षा ने उन्हें 10 साल पीछे कर दिया। क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं जी, नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए आप दो उदाहरण, एक उदाहरण आप देखिए कि कैलाश विजयवर्गीय जी इंदौर के बड़े नेता हैं। उन्होंने अपनी सीट छोड़कर अपने मित्र रमेश मेंदोला को जीती हुई सीट पर उनको अपने मित्र को लड़ाया और खुद जाकर मऊ से चुनाव लड़े, जो कांग्रेस की परंपरा सीट थी जी। तो ये अहम नहीं था, ये संघर्ष की प्रवृत्ति थी कि हम उसको चुनाव जीतकर आएंगे। वो कमलनाथ जी को उस समय घेरने का एक तरीका था। और मुझे लगता मध्य प्रदेश में एक बड़ा चेहरा जो था तो सिर्फ प्रहलाद पटेल जी थे, और इसलिए वहां पर वो चुनाव लड़े। तो प्रभा जी, आपसे पूछता हूं कि प्रहलाद पटेल पार्टी की रणनीति का हिस्सा बनते हुए अपने राजनीतिक कैरियर को दांव पर लगा बैठे, सांसद थे, मंत्री थे, तो भी कमलनाथ के खिलाफ चले गए, चुनाव हार गए। इस कुर्बानी का पार्टी ने सिला क्या दिया? 10 साल तक महरूम रखा किसी भी जिम्मेदारी से। क्या मानते हैं पार्टी ने उनके साथ अन्याय किया? नहीं, देखिए कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि प्रारब्ध होता है, और जो भाग में लिखा होता है वही कई बार व्यक्ति को गलत रास्ते पर सबसे अच्छा जवाब यह है, अगर किसी का जवाब ना आए तो उसे प्रारब्ध पे छोड़ दो, भाग्य पे छोड़ दो, नियति पे छोड़ दो, तो उससे काफी सहूलियत हो जाती है। लेकिन अरुण दीक्षित जी को ऐसा संकट नहीं है, वो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए खुल के बात कह सकते हैं। क्या मानते हैं अरुण जी, प्रहलाद जी अपने स्वभाव के चलते नुकसान करते हैं या समझ के स्तर पर भी संकट रहता है? किस समय क्या कदम उठाया जाना है, इसमें चूक जाते हैं और इसलिए फायदे की जगह नुकसान करा बैठते हैं?
नहीं, ऐसा नहीं है हिमांशु जी। दरअसल जितनी बातें मुकेश जी ने कही हैं या प्रभात जी ने कही हैं, उनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे मैं सहमत नहीं हूं। अब जो आप कह रहे हैं, देखिए, भारतीय राजनीति में बहुत पिछले 7 दशक में एक नया कल्चर विकसित हुआ है, वो है केचुआ कल्चर, जिसको लोग गणेश परिक्रमा करते हैं। प्रहलाद की कमजोरी ये है कि वो गणेश परिक्रमा में यकीन नहीं रखते, जिसके साथ खड़े होते हैं उसके हो जाते हैं, फिर अपना नुकसान करते हैं। और थोड़ी जिद, थोड़ी रीढ़ की मजबूती उनको नुकसान पहुंचाती है। मैं इस बात को दूसरे ढंग से कहता हूं कि जब बार बार बात आ रही है बालाघाट की, प्रहलाद अपनी मर्जी से नहीं गए थे, उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री ने वहां भेजा था। और मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं कि उनकी अपनी पार्टी ने ही उनके खिलाफ षड्यंत्र किया था, जिसकी वजह से वो 60,000 से कम वोट से हारे थे। अगर अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग प्रहलाद के खिलाफ नहीं षड्यंत्र करते तो प्रहलाद छिंदवाड़ा के सांसद होते, क्योंकि मैं वहां उस चुनाव में मौजूद था। और ठीक यही स्थिति, जिन उमा भारती का नाम लेके ये कहा जाता है कि प्रहलाद उनकी छाया, दरअसल उमा भारती प्रहलाद के ऊपर अमरबिल साबित हुई हैं। प्रहलाद ने जो कुछ किया, प्रहलाद में कमजोरियां हैं, प्रहलाद को गुस्सा आता है, मुकेश भाई ठीक कहते हैं कि अप्रिय सच बोलते हैं, कड़वा बोल जाते हैं और खड़ दिमाग है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उनका राजनीति में सिर्फ इस वजह से हुआ कि वो लोधी राजपूत घर में पैदा हुए हैं और उन्होंने उमा भारती को अपना नेता माना। आपको एक बात बताऊं, जब उमा भारती की कुर्सी जा रही थी तब उन्हें अपना नाम देना था, लेकिन उमा भारती ने प्रहलाद पटेल का नाम नहीं दिया था, जबकि वो सबसे करीब थे। ठीक इसी तरह से जबलपुर से लड़ने का फैसला प्रहलाद का, न लड़ने का फैसला प्रहलाद का नहीं था, उसमें भी उनके साथ खेल हुआ था। प्रहलाद जिस टीम के साथ चलते हैं, जैसे आपने कहा कि उनके शागिर्द या उनके जूनियर उनसे आगे निकले, कई बार जो है वो पीठ में छुरा खाते हैं, अपनी भाषा शैली से लोगों को नाराज करते हैं, लेकिन अपने स्वभाव में वो बदलाव इसलिए नहीं ला पाते क्योंकि उन्हें लगता है वो गलत नहीं है। और राजनीति में आज सबसे बड़ी समस्या भारत की राजनीति में ये है, जिसका शिकार मुकेश भाई भी हुए हैं, कि अगर आप साफ चलोगे, सीधे चलोगे तो आपकी बहुत मुश्किल होने वाली है। मुझे लगता है प्रहलाद ने अपना नुकसान सबसे ज्यादा इस बात में किया कि जो उन्हें कहना था, मैं 28 साल से उन्हें जानता हूं और कई ऐसे मौके देखे हैं जहां उन्होंने बहुत साफ और बड़ी स्पष्टता से अपनी बात कही है। आज जो मुख्यमंत्री हैं उनके समकालीन हैं, कई केंद्रीय मंत्री उनके समकालीन हैं, लेकिन काले को काला कह पाने की क्षमता जो प्रहलाद में है, वही उनका सबसे नुकसान करती रही है आज भी। अब अगर आप घुमा के बात को देखें तो हर बार क्षेत्र बदला है। 89 में सिवनी से जीते थे, लेकिन जब अगला चुनाव हुआ 91 का तो सिवनी में हार गए। क्यों? किसने हरवाया था? उस वक्त तो ध्यान कीजिए, भाजपा 2 गुटों में बटी हुई थी। एक गुट के नेता होते थे प्यारेलाल खंडेलवाल, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे, कैलाश जोशी, बाबूलाल गौर, लक्ष्मी नारायण शर्मा जी। दूसरे के ठाकरे जी के संरक्षण में श्रीमान सुंदरलाल पटवा और सब थे। तो पहले दिन से प्रहलाद की इमेज बन गई कि ये खंडेलवाल जी के शागिर्द हैं, उनके चेले हैं। इसका नुकसान प्रहलाद ने बहुत लंबे समय तक झेला, लेकिन प्रहलाद ने पाला नहीं बदला। नुकसान उठाना अलग बात है और अपने लोगों को छोड़ना अलग बात है, पर यह दूसरी बात भी है कि बहुत सारे उनके अपने लोग उनसे अलग हुए या उन्होंने खुद को अलग किया। इनमें उमा भारती सबसे बड़ी थी। उमा भारती की वजह से प्रहलाद को जहां होना चाहिए था, यह कहा जाता है कि अटल जी की कैबिनेट में उनको जगह उमा भारती की वजह से मिली, लेकिन प्रहलाद के कैरियर पर जो बीच बीच में गैप आए हैं, उन गैप की एक बड़ी वजह उमा भारती भी हैं। और उसी वजह से उसी दायरे में आज भी प्रहलाद की पहचान लोधी नेता के तौर पर होती है। जबकि मैं बीच में रोकना चाहूंगा, आपने कई सारी समीक्षाएं कर दी, अतीत को कई पन्नों को आपने हमारे सामने पलट दिया, लेकिन वर्तमान के पन्ने पर भी आपकी दृष्टि चाहिए। प्रहलाद पटेल 5 बार के सांसद हैं, 3 अलग अलग क्षेत्रों से निर्वाचित हुए हैं, अटल जी की सरकार में भी मंत्री रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने 5 साल तक उन्हें मौका नहीं दिया, 2014 से लेकर 2019 तक उनसे जूनियर, उनसे बाद के या उनके समकालीन लोग कैबिनेट का हिस्सा थे। 2019 में मौका मिला, तब भी उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय था कि उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया, कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। देखिए जुलाई 2021 में तो हद ही हो गई जब प्रहलाद पटेल को स्वतंत्र प्रभार का दर्जा छीनकर वापस राज्य मंत्री में सिमटा दिया गया। क्यों?
ये सवाल है। अरुण दीक्षित जैसा सुधी पत्रकार हमारे बीच में है, कोई तो कारण खोजा होगा। ये सवाल नहीं, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है और इसकी तह तक जाने की कोशिश में अभी तक हम लोग हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसे आदमी ने बहुत समय तक परखा और उसके बाद अचानक ना कोई आरोप, ना किसी तरह की कोई गलत चीज आई सामने, ना कोई अक्षमता का आरोप लगा, क्योंकि प्रहलाद पर्यटन मंत्री के तौर पर पूरे देश में घूम रहे थे। पर अचानक ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी जी की एक शैली है कि गमले में लगे पेड़ों को उखाड़ के देखते रहो और अगर वो मजबूत हो रहा है। प्रहलाद ने पूरे देश में सांस्कृतिक क्षेत्र में काम किया था, उसकी वजह से उनके जो कदम आगे बढ़ रहे थे, जो हम लोगों ने समझा होना ये चाहिए था कि उनको प्रमोशन मिलता, लेकिन उन्हें डिमोट किया गया। और उनको जानने वाले हैं, उनके स्वभाव को जानने वाले हैं, उन्होंने ये सोचा था कि इस डिमोशन के बाद प्रहलाद बाहर आ जाएंगे। लेकिन पहली बार प्रहलाद ने राजनीतिक परिपक्वता दिखाई समय के साथ कि वो अभी भी मंत्रिमंडल में है, कोई वजह नहीं है। अब आप बताइए इससे कहां पुष्टि होती है कि उनके साथ जो हुआ, पेगासस लिस्ट में नाम प्रहलाद पटेल का आता है, उन पर निगरानी रखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व, उनकी गतिविधियों से कहीं ना कहीं कोई तो संकेत है और इसी वजह से उन पर नजर रखी जा रही है। वरना किसकी, क्यों प्रहलाद पटेल, क्यों आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। पेगासस सूची में उनका नाम क्यों, कांग्रेसियों के नाम है, पत्रकारों के नाम है, लेकिन अपने ही मंत्री का नाम क्यों, और उसके बाद कद घटा दिया। तो ये तो कारण नरेंद्र मोदी ही बता सकते हैं। ये कारण तो नरेंद्र मोदी ही बता सकते हैं। लेकिन अरुण दीक्षित जी एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। कौन कहता है प्रहलाद पटेल में वक्त के साथ बदलाव नहीं आया? बदलाव है तो सही। जो लोग प्रहलाद पटेल को जानते हैं वो इस बात पर अचंभित हैं कि इस शख्स का कद घटा दिया गया। पहली बार ऐसा है जिसमें प्रहलाद पटेल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सहजता से उस फैसले को स्वीकार कर लिया कि आने वाली संभावना को जिंदा रखे रहने के लिए ये एक सवाल है। लेकिन मैं अजय त्रिपाठी जी के पास आना चाहता हूँ। अजय त्रिपाठी जी से हम जब भी संवाद करते हैं प्रदेश की राजधानी भोपाल के संदर्भ में करते हैं। जुलाई में जब प्रहलाद पटेल के पर कतरे जा रहे थे, उन परों को हवा देने का काम दिग्विजय सिंह कर रहे थे। उन्होंने एक ट्वीट किया था, अब मुख्यमंत्री के लिए दो ही चेहरे हैं, एक प्रहलाद सिंह पटेल और दूसरे वीडी शर्मा। क्या भोपाल अभी भी प्रहलाद सिंह पटेल को मुख्यमंत्री के तौर पर संभावना के रूप में देखती है? क्या शिवराज सिंह चौहान अभी भी प्रहलाद पटेल की मौजूदगी से उतने ही आशंकित, उतने ही सशंकित होते हैं जैसा पहले होते थे? क्या प्रहलाद पटेल का भोपाल आना अभी भी राजधानी के गलियारों में हलचल पैदा कर देता है? अजय जी। निश्चित रूप से हिमांशु जी, अब प्रहलाद पटेल का जब से डिमोशन हुआ उसके बाद उनका आना ज्यादा सियासी गलियारों में हलचल मचाता है। और पिछली बार प्रहलाद जी आए थे तो अरुण दीक्षित जी गवाह हैं, उन्होंने बाकायदा यहाँ मीडिया को डिनर दिया, लंच दिया, और ये जैसे 3 दिन तक चला अलग अलग हिस्सों में। तो प्रहलाद पटेल की कंजूसी है किससे जिससे चर्चा में है पूरे मीडिया जगत में। उसे लगता है कि प्रहलाद पटेल जैसा व्यक्ति 3-3 बार डिनर दे रहा है, लंच दे रहा है, पत्रकारों को 3-3 जगह करवा रहा, तो ये ज्यादा हलचल मचाता है। और निश्चित रूप से प्रहलाद पटेल आज भी जब आते हैं तो वो अपना अंदाज नहीं बदलते। भले हम लोग सब बात कर रहे हैं कि कैबिनेट में डिमोशन के बाद वैसे के वैसे रह गए, लेकिन आज भी उनका अंदाज वही रहता है, उनको सर उठा के बिल्कुल बात करना, कहीं भी बात करना। और जिस तरह कार्यक्रम हुए भोपाल में और बीजेपी ऑफिस में भी जब आते हैं वो, हमने उनको देखा कि उनका अंदाज वही रहता है। तो ये तय है कि जो नाम चलते हैं भाजपा के गलियारों में, शिवराज सिंह चौहान को फिलहाल इनसे भले आशंका ना हो, लेकिन भाजपा के अंदर खाने में कि पूरी की पूरी टीम इसमें बीजेपी को लीड कर रही है, उस बीजेपी के अंदर जरूर हलचल मचती दिखाई पड़ती है। और प्रहलाद पटेल स्वाभाविक रूप से, जो एक बात मैं और इसमें नजर आ रहा कहना चाहूंगा कि इस तरह की राजनीति जो प्रहलाद जी के साथ ही होती ही रहती है राजनीति में, क्योंकि खुद मुकेश नाइक जी बैठे हुए, मुकेश नाइक जी के संग ही हुआ था। दमोह में जयंत मलैया दिग्गज आदमी को हराया और बदले में इनाम क्या मिला, उनको वहां से हटा के भेज दिया गया रहली कि गोपाल भार्गव जैसे बड़े आदमी खड़े लड़ेंगे, वहां से हार गए, वापस आ गए पवई, फिर जीत गए। तो ऐसी राजनीति सबके साथ होती रहती है, वही प्रहलाद जी के साथ हुई। तो सत्ता के गलियारों में और बीजेपी में जो हलचल इसमें प्रहलाद के नाम पे है, ये माना जाता है कि प्रहलाद जी थोड़ा सा अगर अपने आप को नियंत्रित कर लें, थोड़ा सा सोच लें, अपने लोगों के साथ खड़े हो जाएं, उनको भरोसा हो जाए कि प्रहलाद जी उनके साथ चल सकते हैं, तो शायद एक मध्य प्रदेश में बड़ा बदलाव प्रहलाद जी के नाम पर दिखाई पड़ सकता है। बड़ा बदलाव प्रहलाद जी के नाम पर आ सकता है। दो स्वरूप में प्रहलाद जी के संदर्भ में बात हो रही है अजय त्रिपाठी जी। एक, बड़े अक्खड़ हैं, अप्रिय सच बोलते हैं। मुकेश नाइक जी ने एक नए शब्द को ईजाद किया है, सच बोलते हैं पर अप्रिय बोलते हैं। इसके बावजूद भी आप बता रहे हैं पत्रकारों को वो 3-3 बार लंच डिनर करा रहे हैं, पर पत्रकार आ रहे हैं। ऐसे अक्खड़ मिजाज आदमी के आमंत्रण पर आ क्यों रहे हैं?
दोनों चीजों में विरोधाभास है। संबंधों के मामले में वाकई प्रहलाद इतने धनी है कि लोग वो बुलाएं और लोग चले आए? निश्चित रूप से प्रहलाद जी संबंधों के मामले में तो वास्तव में धनी है। अगर आज भी केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद और इतने पावरफुल मंत्री होने के बावजूद उन्हें इस बात में गुरेज नहीं होता कि किसी के घर चलना है तो वो सिंगल गाड़ी, अपनी गाड़ी उठा करके आज भी हम लोगों के घर पहुंच जाते हैं। प्रहलाद जी में ये रिश्ते निभाने की अंदाज तो है, किसी की बस ये है कि उनको जो तय कर रहे हैं, वो जो रोड मैप बना रहे हैं, जो फैसला ले रहे हैं, उसमें कोई मील मेट ना निकाले। अगर उसमें कोई मील मेट निकालता तो प्रहलाद जी को दिक्कत होती है। बाकी प्रहलाद जी मदद के मामले में, दोस्ती निभाने के मामले में इस समय भाजपा में जो नाम कैलाश विजयवर्गीय का था वैसा ही नाम प्रहलाद जी का था। बस दोनों में अंतर यही है कि कैलाश जी बहुत सारी पॉलिटिकल बातें समझ लेते हैं और प्रहलाद जी अक्खड़पना दिखा देते हैं किसी भी हालत में। प्रहलाद जी अक्खड़पना दिखा देते हैं। देखिए, मैं मुकेश नायक जी आपसे जो समझना चाहता हूं वो एक और पहलू पे समझना चाहता हूं प्रहलाद पटेल की शख्सियत को। प्रहलाद पटेल जी के अपनी पार्टी में जो एक समय दोस्त रहे, अधिकांश अब उनसे दूर दिखाई देते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम जिसमें शिवराज सिंह चौहान थे, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय थे, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर थे और भी तमाम नाम थे, वक्त गुजरने के साथ प्रहलाद पटेल अमूमन अकेले खड़े दिखाई दिए। 2005 से लेकर 2009 तक का समय उन्होंने अकेले काटा, वो तमाम साथी उनके साथ दिखाई नहीं दिए। विरोधी दलों के साथ उनकी रिश्तों की क्या स्थिति है? विरोधी दलों में भी उनके प्रति इतनी ही दूरी रहती है? विरोधी दलों में भी इतनी नाराजगी रहती है, या विरोधी दलों के साथ में उनके रिश्ते कुछ अलग रहते हैं? देखिए, उनके रिश्ते और नाते जो लोगों से हैं, पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर, देखिए मेरे से उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत कंसिस्टेंसी नहीं है रिलेशनशिप में। और कम और ज्यादा पार्टी के अंदर भी जिन नेताओं से उनके रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन रिश्तों में निरंतर जो संवाद, सामाजिक सरोकार और एक जो निरंतरता होना चाहिए वो नहीं है। और उसका कारण ये है कि प्रहलाद पटेल जी का जिस तरह की जीवन शैली है, एक देखिए, कोई व्यक्ति जब अपने आप को ईमानदार समझता है तो उसको हर आदमी को बेईमान नहीं समझना चाहिए। जब कोई व्यक्ति स्वयं ईमानदार रहते हुए हर आदमी को बेईमान समझे, उसके जायज मानी हुए पक्ष को भी अस्वीकृत करे, तो स्वाभाविक तौर पर वो इतना सहज स्वाभाविक व्यवहार उसके साथ नहीं कर पाता है जितना मानवीय दृष्टिकोण से होना चाहिए। एक कहावत है कि संसार में अच्छा आदमी वो है जिसके दोस्त पुराने हो, जिसके साथ काम करने वाले पुराने हो, जिसके घर के कर्मचारी पुराने हो। एक कहावत, शुरुआत से ही कहावत है। और इस मामले में मुझे नहीं लगता कि प्रहलाद पटेल साहब इस कहावत के अनुरूप खरे उतरेंगे। न तो उनके हमेशा जो उनके नजदीक रहा, जितने नजदीक रहा उतने ही जल्दी उनसे विरक्ति उसकी हुई, उतने ही जल्दी अलगाव उनके साथ। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये सब किस कारण से होता है। दूसरी बात आपने एक जरूर इस पूरे चक्र में उठाई है कि प्रहलाद पटेल का दमोह उपचुनाव के बाद इस तरह से डिमोशन या जिस तरह से भी व्यवहार उनका मंत्रिमंडल को लेके हुआ, वो क्यों हुआ? देखिए, मुझे जो लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का इनर व्हील है, जो इसका एक आधार है, जो संगठन, जो कार्यकर्ताओं की जो टकसाल है इस पार्टी के अंदर, इनर व्हील जो है आरएसएस, वो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का संगठन है, ऐसा उनका कहना है। और इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संगठन में संस्कृति मंत्री कितना महत्वपूर्ण होता है, ये कहना और समझना बहुत आसान है। देखिए, जिस देश में इतनी सांस्कृतिक विविधता हो, इतनी डाइवर्सिटी हो, इतनी भिन्नता हो, जिस देश में चाहे वो पहनाव हो, चाहे परंपरा हो, चाहे वो रीति रिवाज हो, चाहे खान पान हो, चाहे एक लिविंग कंसेप्ट हो, चाहे ड्रेसिंग सेंस हो, इतना विविधता इस देश में है। दुनिया के किसी देश में इतनी समृद्ध विविधता नहीं। उस जैसे सांस्कृतिक अस्मिताओं वाले देश में अगर कोई संस्कृति मंत्री रहे और पर्यटन मंत्री रहे, संस्कृति और पर्यटन, ये दोनों क्षेत्र एक विविधता से भरे हुए, एक समृद्ध खजाने से भरे हुए, और यहाँ किसी भी इतने समृद्ध विविधता वाले देश में इतना बड़ा स्कोप है पर्यटन और
संस्कृति के क्षेत्र में काम करने का। मुझे नहीं लगता कि प्रहलाद पटेल ने मंत्रिमंडल संभालने के बाद वो उत्कृष्टता दिखाई हो जो उनसे उम्मीद की जाती है। और सबसे पहला एक इनएफिशिएंसी का, जो अक्षमता का आरोप उनके ऊपर लगा, जो भ्रष्टाचार से भी बुरा आरोप होता है किसी भी व्यक्ति की कार्य से, इनएफिशिएंसी का आरोप करप्शन से भी बुरा होता है, ये पूरी दुनिया में कोई भी कह सकता है। तो एक तो विभाग में उन्होंने ठीक से संभाला नहीं, और उसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है पिछले 2 वर्षों से भारत में लॉकडाउन की स्थिति रही, और सबसे बुरी तरीके से अगर कोई चीज प्रभावित हुई है भारत में, तो भारत का पर्यटन, भारत का देशाटन और भारत का जो होटल मैनेजमेंट है, रेस्टोरेंट का है, यातायात का है, और बहुत बुरी तरह से भारत के जो पर्यटन स्थल है उसमें सैलानियों की भी कमी आई है, पूरी तरह से प्रभावित हुआ। मुकेश नायक जी का कहना है कि मंत्रिमंडल से इसलिए हटाए क्योंकि अपने आप को साबित नहीं कर पाए उस मंत्री पद के संदर्भ में, इसीलिए डिमोशन हो गया। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल है, आप अगर परफॉर्म नहीं करते हैं तो कार्रवाई केवल पद घटाने तक की नहीं होती है, पद से बाहर कर दिए जाने की होती है। प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद जैसे दिग्गजों को जब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया तो प्रहलाद पटेल को मंत्रिमंडल में बनाए रखने की ऐसी मजबूरी क्या थी, ये भी एक प्रश्न है जिसको उत्तर लेने के लिए तो हम अरुण दीक्षित जी के पास जाएंगे। लेकिन अभी प्रभात साहू जी के पास जाते हैं और उनसे समझना ये चाहते हैं जिस तरीके की क्षमताएं प्रहलाद पटेल के संदर्भ में हैं, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर में प्रभाव, क्या वाकई पार्टी उस अनुसार उनका उपयोग करती है संगठन की दृष्टि से? प्रभा जी, या आपको लगता है कि वाकई इस नेता में क्षमताएं ज़्यादा हैं और बेहतर इस्तेमाल होने की जरूरत है और इस विषय पर विचार करने की जरूरत है? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि प्रहलाद जी में असीम क्षमताएं हैं काम करने की, लोगों को जोड़ने की, संवाद जैसा कि मुकेश नायक जी बोल रहे थे, तो मैं उनकी बात से सहमत हूं कि संबंधों को जीवंतता के साथ निभाने की उनकी एक बड़ा शुरू से कला है। पर जो उपयोग उनका संगठन के दृष्टि से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर होना चाहिए था, जो उनका मौका उनको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, और उसके कारण से जो उनकी ऊर्जा का उपयोग था संगठन में और हो सकता था। सांसद होने के नाते अकेले नहीं, मंत्री होने के नाते अकेले नहीं, उनमें अपनी बहुत सारी अपार क्षमताएं हैं, उसका उपयोग पार्टी में हमसे ज़्यादा बेहतर पार्टी में समझने वाले नेता हैं, और मुझे लगता है कि उनकी उस क्षमता का उपयोग पार्टी को भरपूर करना चाहिए। जमीनी नेता हैं, और ये सबसे बड़ी बात यह है कि कोई मतलब ऊपरी स्तर पर आए हुए नेता नहीं है। 40 साल का उनका लंबा राजनीतिक सफर है, अनुभव है। ये बात जरूर है कि समय के हिसाब से कई बार हम लोग भी मिलेंगे तो उनसे आग्रह करेंगे कि अब अपनी बातचीत में थोड़ी नम्रता लाएं, क्योंकि जो बात एक बार आई है ना कि गणेश परिक्रमा, इस पर विश्वास माननीय प्रहलाद जी नहीं करते, और अपने कर्मों पे, अपने पुरुषार्थ पर, अपने भाग्य को लेकर आगे चलने के कारण से लगातार वो आज भी देखिए 40 साल के इस राजनीतिक सफर को वो आज भी जारी रखे हुए हैं, और मुझे लगता है आने वाले समय में इन जैसे नेताओं की आवश्यकता पार्टी को है, और इसलिए उनका उपयोग पूरी तरह से होना चाहिए। प्रभा जी, एक बात और समझना चाहता हूँ, आपने कहा कि वो गणेश परिक्रमा नहीं करते, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, पर गणेश परिक्रमा कराने में यकीन रखते हैं कि नहीं रखते हैं? उन्हें अच्छा लगता है कि उनके आसपास लोग आते रहें, उनसे मिलते मिलाते रहें, भैया जी करते रहें, या इसके संदर्भ में भी उनको चिड़ रहती है, दूरी रहती है, क्यों चले आते हो सुबह सुबह मुंह उठा के? थोड़ा इसमें भी रोशनी मिले। नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल इस मामले में देखिए 40 में हम लोग कितने पुराने संबंध, जबलपुर में रहता हूँ, साल भर मुलाकात नहीं होती हम लोग की, लेकिन दूरियां नहीं होती, संबंधों में कहीं खटास नहीं आती, और मुझे नहीं लगता कि वो अगर जो व्यक्ति खुद गणेश परिक्रमा पर विश्वास नहीं रखता वो अपने आसपास गणेश परिक्रमा क्यों कराएगा? तो मैं उनकी आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, और नहीं, मेरी बात से इत्तेफाक ना रखने की तो बात ही नहीं, मैंने तो प्रश्न किया है। आपने बताया वो गणेश परिक्रमा करने में यकीन नहीं रखते, गणेश परिक्रमा कराने में भी यकीन नहीं रखते क्या? भाता नहीं उन्हें ज़्यादा कार्यकर्ताओं का अपने पास आना, भीड़ का जुटना? दूर रहो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम लोग अपना अपना काम करो, या उनका मन रहता है लोग आए, बैठें, दरबार लगे, कुछ अच्छा बातचीत करें, क्या है? वो नहीं कराते जी प्रभा जी। ऐसा तो मैंने नहीं देखा उनको कि दरबार लगाने की उनकी कभी कोई इच्छा भी नहीं रहती है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो गणेश परिक्रमा कराते हैं। और ये बात जरूर कि जैसे एक बात आई थी कि पत्रकारों के साथ मामले में
तो मुझे जैसे मैं जबलपुर में ही देखता हूँ कि जिनको बुलाते हैं वो सारे पत्रकार अगर दौड़े के चले आते हैं तो ये कहीं ना कहीं संबंध खींच के ले जाते हैं व्यक्ति को, पत्रकारों को हो चाहे व्यक्तियों को। हम लोगों को टेलीफोन आता है कई बार, मतलब एक औपचारिक जीवन जिसको जीना चाहिए। कई बार कहते हैं आया प्रभात जी आज चाय पियेंगे या वो खाएंगे, पकौड़ी खाएंगे, और देखिए आप किस तरह से जो उनका जीवन है, सरलता के साथ जीवन मुझे लगता है जीते हैं। लेकिन जो राजनीति में फिट होना चाहिए वो एक बड़ी कमी है उनमें। और प्रभात जी को भी लगता है प्रहलाद जी वहां तक नहीं पहुंचे जहां तक पहुंचना चाहिए था। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, कुछ पार्टी के स्तर पर है, कुछ उनके स्तर पर है। लेकिन मैं अरुण दीक्षित जी आपसे जो बात समझना चाहता हूँ, एक तो मैंने पहले बताया कि प्रहलाद जी को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता था, पर बना के रखा हुआ। क्या लगा छुट्टा छोड़ देंगे तो नुकसान कर देगा, इसलिए पकड़ के रखो, ये एक बात। दूसरा आपसे समझना चाहता हूँ कि इस शख्स ने अपनी संगठन क्षमता को सही अर्थों में साबित तब किया जब 2009 में भाजपा में वापसी हुई नितिन गडकरी के दौर में, और उन्होंने मजदूर महासंघ के रूप में असंगठित मजदूरों का एक संगठन बनाया और राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करके दिखाया। यह बताता है कि प्रहलाद पटेल केवल रंगदार नहीं है, प्रहलाद पटेल केवल जोड़ जोड़ से बोलने वाले शख्स नहीं है, प्रहलाद पटेल कोई बाहुबली ही नहीं है, बल्कि उनके पास पूरे देश में ना केवल लोग हैं बने, उन्हें एकजुट करने की क्षमता भी है। पर इसके बावजूद भी पार्टी उन्हें जिम्मेदारी देने से परहेज क्यों करती है? प्रदेश अध्यक्ष के लिए तमाम नाम इस दौरान आए और बैठे दिखे भी, पर प्रहलाद पटेल को बिठाने में पार्टी हमेशा सहम गई। क्यों सहम गई? किस बात से डरती है पार्टी? जी अरुण जी। देखिए हिमांशु जी, सबसे बड़ी बात पहले जो आपने पूछा जी कि मंत्रिमंडल में कद घटने के बाद बने क्यों रहे जी, अब इसका फैसला तो जो हम लोग दूर से देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई ऐसी बात तो है कि नरेंद्र मोदी जी ने कद तो घटाया लेकिन हटाया नहीं। जैसे एक झटके में प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और उससे पहले रूडी, ऐसे लोग जो बड़े एक्टिव और वो थे, एक साथ चले गए। प्रहलाद पटेल को न निकालना और उनको बनाए रखना, ये अपने आप में इस सवाल का जवाब तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। या फिर प्रहलाद पटेल ये बता सकते हैं कि इस सब के बाद वो वहां क्यों रुके रहे, मंत्रिमंडल में क्यों बने रहे, क्योंकि प्रहलाद एक सेकंड में छोड़ने वाले लोग हैं, लोगों में से एक हैं। दूसरी बात जो आपने कही, जब नितिन गडकरी अध्यक्ष थे तब प्रहलाद पटेल को उन्होंने असंगठित मजदूरों को संगठित करने का काम दिया था, और उस दौर में मैं भी दिल्ली में था, मैंने देखा कि पूरे देश भर में उनके संपर्क थे और लोग आते थे। बड़ा काम किया था, एक बड़ा काम जिसमें बहुत बड़ी ताकत लगती थी। प्रहलाद ने कुछ समय में देश भर में अपना अलग से संगठन खड़ा कर लिया था, लोग जुड़े थे, बड़े बड़े लोग जुड़े थे। तो ये सवाल नहीं है, सवाल ये है जो आपने कहा कि जब अध्यक्ष पद की बात आती है या कोई प्रमुख पद की बात आती है तो वही बात आ जाती है जो मुकेश भाई ने कही। दरअसल क्या है कि आज की तारीख में राजनीति में जो है, आप बहुत पहले से चलिए, जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने थे तब अर्जुन सिंह जी का वर्चस्व था, और बाद में धीरे धीरे दिग्विजय सिंह जी ने अर्जुन सिंह जी का क्या हश्र किया मुकेश भाई भी जानते हैं। दरअसल क्या समस्या है राजनीति में कि जो फ्लेक्सिबिलिटी जिसको कहते हैं कमनीयता, जितना मुड़ जाए वो आदमी सबसे सक्रिय होता है, सबसे सफल होता है। और इसको एक और कल्चर है, ये पोटैटो कल्चर है, आलू कल्चर। आलू को आप किसी के साथ मिला दो, मटर के साथ मिलाओ या फिर आप मटन के साथ मिलाओ, वो मिल जाता है। और ऐसे ही नेता हैं, वो सब में मिलके चलते हैं, वो सफल होते हैं। प्रहलाद की समस्या ये है कि वो पोटैटो कल्चर में नहीं आए और उसका नुकसान उन्होंने पहले भी उठाया है। करेला तो नहीं है लेकिन फिर भी मतलब वो जो है उनकी अपनी आइडेंटिटी है, वो किसी के साथ मिक्स उनको नहीं कर सकते। करेले में तो आजकल लोग बहुत सारी चीजें मिला लेते हैं। कद्दू है, कद्दू कह सकते हैं कि जो रहता है सब खाना चाहते हैं लेकिन उसके साथ कोई मिक्स नहीं करता है। तो प्रहलाद की समस्या ये है कि प्रहलाद अपने आप को बदल नहीं पाए, प्रहलाद अपनी अखड़ता नहीं छोड़ पाए और प्रहलाद अपने मूल चरित्र पर कायम रहे। जिस जुझारूपन को लेकर वो राजनीति में आए थे, 60 साल के आने जा रहे हैं, तब तक उस पे कायम है। और ये बड़ी बात है, अगर प्रहलाद पटेल भी आलू वाले कल्चर पे चलते तो आज हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे होते, ये भी समझ लीजिए आप। फिर क्या है, फिर तो भीड़ में शामिल है, वो अलग हैं, उनमें कमियां हैं, इसमें कोई शक नहीं, और ये वो खुद भी जानते हैं कि उनमें कमियां हैं और उन कमियों का खामियाजा उन्होंने उठाया है।
अब इसके बाद हम पर अरुण जी, आप ऐसा मानते हैं कि उन कमियों के बावजूद भी प्रहलाद पटेल प्रासंगिक बने रहते हैं, प्रहलाद पटेल अपनी अहमियत बनाए रखते हैं, प्रहलाद पटेल आज भी हर स्तर पर मायने रखते हैं, तो ये उनका अपना व्यक्तित्व है। इसलिए आपसे जानना चाहता हूं, जब इतने संघर्ष, इतनी चुनौतियों के बावजूद भी व्यक्ति अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने में सफल है, तो उसे बदलना चाहिए या अपने इस तौर तरीके पे कायम रहना चाहिए? जी अरुण जी। नहीं, मुझे लगता है कि जो है वही रहना चाहिए। अब क्या बदलेंगे? जब पदों के मौके आए, जब उन्हें बदल जाना चाहिए था, तब वो नहीं बदले जी। अब आज प्रहलाद की जो पहचान बन चुकी है वो ये बन चुकी है कि वो साफ बात कहते हैं, वो सच को सच कहते हैं। कड़वा सच है तो कड़वा सच है। अगर अब ये बदल गए तो वो कहीं के भी नहीं रहेंगे, ना इधर के ना उधर के। तो अगर यही करना है तो उनसे दूसरे लोग बहुत आगे हैं। तो अरुण किस नतीजे पे हैं, जिस मुकाम तक भी पहुंचे, पर इसके बावजूद भी इस बात के लिए तो सराहे जा रहे हैं कि वह अपने मिजाज के, अपने स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो लाभ हानि से परे रहकर अपने मिजाज से रहना चाहता है। राजनीति में अपने मिजाज के साथ में आदमी रह पाए, ये कोई छोटी बात है। मैं आखिरी बातचीत के लिए अजय त्रिपाठी वापस आपके पास रुक करना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ, आप उल्लेख कर रहे थे कि अभी प्रहलाद पटेल आए थे, 3 दौर की दावतें दी, उससे पहले दिल्ली में भी दावतें दी। करना क्या चाह रहे हैं प्रहलाद पटेल, समझ पाए आप? 3 दशक से आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, 3 दशक के संसदीय जीवन का आप उल्लेख कर रहे हैं, 4 दशक के संसदीय जीवन का उल्लेख कर रहे हैं। समझ पाए कि प्रहलाद पटेल अब अचानक करना क्या चाह रहे हैं? हिमांशु जी, निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि प्रहलाद पटेल के साथ जो एपिसोड हुआ उनके डिमोशन वाला, उस एपिसोड के बाद जो एकदम हंगामा हुआ था कि प्रहलाद पटेल जो अब चले जाएंगे, खासियत हो जाएंगे, निकल जाएंगे, मुझे लग रहा है प्रहलाद पटेल ने उसको ही साधने की कोशिश की है। दूसरा एक जो मुझे लग रहा है, प्रहलाद जी ने थोड़ी सी राजनीति सीखी है और जिस तरह से इनके मामले में जो नेतृत्व कर सकते हैं, यहाँ पर लीड कर सकते हैं, दिग्विजय सिंह का ट्वीट था, उसको भी उन्होंने हवा की। लगातार आप देखें कि कैलाश विजयवर्गीय वो बहुत सारे नेताओं से मिले, बहुत सारे नेता, नरोत्तम मिश्रा बहुत सारे नेताओं के घर जाते रहते हैं। लगातार पिछले कुछ दिनों से बीजेपी में एक नई कल्चर शुरू हो गई है, तो प्रहलाद जी उसी कल्चर की तरफ बढ़े हैं और यही उनका जो भोपाल आना, लोगों से मिलना जुलना जो लगातार होता जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मेरे मन में जो है कहना चाह रहा हूँ कि असल में प्रहलाद जी ने सब ठीक है, प्रहलाद जी अभी भी एक चीज नहीं समझ पाए कि संघ जो है, संघ बीजेपी को धीरे धीरे कंट्रोल करता जा रहा है और लगातार उसका वर्चस्व बढ़ रहा है। प्रहलाद जी पता नहीं क्यों सब कुछ जानने के बावजूद भी अब एक तो उनका स्वभाव और वो संघ वाले जो पॉइंट है, जो बिंदु है, उसको टोटली छोड़ देते हैं। मैंने उनको कभी संविदा जाते नहीं देखा। वो बीजेपी आते हैं, लोगों से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं घर जाते हैं, पर मैंने कभी संविदा जाते नहीं देखा उनको, या कभी हुआ होगी संविदा जाके किसी की मिल रहे हो। यही जो बताया जाता है उनके डिमोशन के पीछे कारण अभी भी उनके लोग समर्थक भी मान रहे हैं कि दिल्ली में मंत्री बनने के बाद जब संघ के तमाम लोगों से, चाहे वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डी शर्मा हो या संगठन महामंत्री सुहास भगत जी हो, इन लोगों से जो मुलाकात हुई वो प्रहलाद जी के घर पर बुलाकर उन्होंने की। इसको संघ ने बड़ी आपत्तिजनक माना कि संघ में यह परंपरा नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष मंत्री के घर जाएगा या संगठन महामंत्री मंत्री के घर जाएगा, प्रहलाद जी को उनके घर जाना चाहिए। तो ये मुद्दा बहुत ज्यादा उठा है और शायद प्रहलाद जी इन सारे मुद्दों को, ज्वलंत मुद्दे जो उठे थे, उनकी सियासत की तपिश को कम करने के लिए धीरे धीरे अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। और ये टीआरपी तभी काम आएगी जब थोड़ा संघ की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा स्वभाव को हल्का करेंगे, नहीं तो टीआरपी का बहुत ज्यादा लाभ उनको नहीं होने वाला। जी, तो कुल मिलाकर हम बातचीत के मर्म पर पहुंचे तो कुल मिलाकर प्रहलाद पटेल ने अपनी मौजूदा स्थिति को नियति मानने से इनकार किया हुआ है। उनका कद घटाए पर समाप्त नहीं हुआ है, वह अपनी वापसी के लिए फिर प्रयत्नशील है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रहलाद पटेल का 4 दशक का राजनीतिक जीवन बताता है कि जब जब उनको समाप्त माना गया है, उन्होंने उससे कहीं बेहतर तरीके से वापसी की है। तो जो उनके समर्थक, जो उनके प्रेमी ये मान रहे हैं कि वो एक बार फिर परेशानी में है, तो उन्हें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अतीत बता रहा है ये शख्स पहले से कहीं बेहतर वापसी करता है, तो इस बार भी शायद वो वापसी कर पाएंगे। और अगर वापसी कर पाएंगे तो हम अभिमन्यु के तौर पर नहीं बल्कि अर्जुन के तौर पर उन्हें याद रखना चाहेंगे। पर क्या ऐसा मौका हमें मिलेगा, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद पटेल पर केंद्रित इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन हमारा कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है। प्रहलाद पटेल जिस जीवटता के, जिस जुझारूपन के संदर्भ में ख्यात है, उसको और केंद्रित हमारी रिपोर्ट जो अजय त्रिपाठी ने तैयार की, उसका दूसरा भाग बाकी है। तो चलकर उस रिपोर्ट को देखते हैं। लेकिन उसे देखें उससे पहले मुझको दे दीजिए इजाज़त। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ इसी कार्यक्रम के तहत। तब तक के लिए सादा प्रणाम। किरदार में मेरे भले ही अदाकारियां नहीं है, खुददारी है, गुरूर है, पर मक्कारियां नहीं है। भाजपा के कद्दावर नेता प्रहलाद पटेल के बारे में यह दावे के साथ कहा जा सकता है
कि उनकी दबंगई कभी दंभई में नहीं बदली। इसके बावजूद वे हाशिए पर चले जाते हैं, क्योंकि लीडरशाही में सब वैसा नहीं होता जैसा प्रहलाद चाहते हैं और करते हैं। उनकी दबंगई उनके लिए करिश्माई रही। तभी तो नरसिंहपुर जिले के निवासी प्रहलाद सिवनी, बालाघाट और दमोह सीटों से चुनकर लोकसभा में पहुंचे। कांग्रेस के गार्गी शंकर मिश्र और विमला वर्मा जैसे दिग्गजों को पराजित किया और छिंदवाड़ा में कमलनाथ जैसे दिग्गज के खिलाफ भी ताल ठोक दी। सियासत के गलियारों में अपनी अलग धमक बनाने वाले प्रहलाद सिंह पटेल छात्र राजनीति से दलगत राजनीति में आए। वे कद और पद दोनों में बड़े हो गए, लेकिन उनका छात्र नेता वाला अंदाज कभी नहीं बदला। इसलिए उन्हें कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वे 1982 में युवा मोर्चा के जरिए भाजपा से जुड़े और अपनी सक्रियता से बहुत जल्द मेन स्ट्रीम में आ गए। उन्हें 1989 में सिवनी से लोकसभा का टिकट मिल गया। सियासी तकनीकी कारणों से उनकी उम्मीदवारी पार्टी की ओर से रद्द हो गई, लेकिन वे लड़े और गार्गी शंकर मिश्र जैसे दिग्गज को हराकर जीते। इस जीत ने भाजपा में युवा मोर्चा के लिए टिकट का रास्ता खोल दिया। अगला चुनाव 1991 में फिर सिवनी से लड़े, लेकिन कांग्रेस की दिग्गज नेता विमला वर्मा से हार गए। प्रहलाद इस हार से विचलित नहीं हुए और 1996 में फिर वहीं से टाल ठोकी। इस बार उन्होंने विमला वर्मा जैसी नेता को हराकर सियासी हंगामा मचा दिया। 2 साल बाद 1998 में फिर चुनाव हुए तो एक बार फिर विमला वर्मा से हार गए। 1 साल बाद 1999 में फिर लोकसभा चुनाव हुए तो प्रहलाद को बालाघाट भेज दिया गया। वहां विश्वेश्वर भगत जैसे नामचीन कांग्रेस नेता को हराकर सांसद बने। उन्हें अपनी इस प्रतिबद्धता का इनाम भी मिला। 24 मई 2003 को अटल जी की सरकार में उन्हें कोयला राज्य मंत्री बनाया गया। प्रहलाद को 2004 में छिंदवाड़ा कमलनाथ के खिलाफ मैदान में उतार दिया गया। वे चुनाव तो हार गए, लेकिन अपने मोटरसाइकिलों के कारवां और दबंगई के चलते चर्चित हो गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वे 2006 में उमा भारती के साथ भाजपा को छोड़कर चले गए। 3 साल बाद भाजपा में वापस आए तो हाथों हाथ लिए गए। उन्होंने 2009 का चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उन्हें मजदूरों श्रमिकों के लिए काम करने का निर्देश हुआ तो उसमें जुट गए। पार्टी ने पूर्वोत्तर का प्रभारी बनाकर भेजा तो एक विधायक वाले राज्य में सरकार बनाकर लौटे। उन्हें 2014 में पुरानी तीनों सीटें छोड़कर दमोह भेजा गया तो वे मैदान में उतरे और जीत गए। तमाम विवादों के बाद भी 2019 में भी दमोह की जनता ने उन्हें जिताया। उन्हें मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया, लेकिन सियासी साजिशों ने उनके पर कतरवा दिए। इसके कई कारण बताए जाते हैं। कांग्रेस का तो यहां तक कहना है कि प्रहलाद पटेल की लोकप्रियता से उनके समकक्ष भाजपा नेता खुद को इनसिक्योर फील करते हैं। इसी का प्रभाव प्रहलाद के करियर पर ब्रेक के रूप में दिखाई देता है। प्रहलाद पटेल जी अलग अलग जगह से चुन के आए तो उन्होंने अपना एक दायरा निश्चित रूप से लोकप्रियता का बढ़ाया। उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों में एक अनिश्चितता की एक जिसको कहते हैं ना इनसिक्योरिटी तो डेवलप हुई। प्रहलाद पटेल सियासी होने के बाद भी चेहरे का नकाब नहीं बदल पाते हैं। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद से भिड़े तो जमकर भिड़े। यह भुला दिया कि भाजपा के भी कई दिग्गज उनके शरणागत हैं। दिग्विजय सिंह से सियासी भिड़ंत हुई तो आर पार के मूड में आ गए। कमलनाथ से भिड़े तो कई सियासतदारों को चौंका दिया। जनशक्ति में जाने के बाद शिवराज सिंह से मुखालफत हुई तो भूल गए कि कभी दोनों दोस्त हुआ करते थे। उमा भारती से रिश्ता निभाया तो सब छोड़कर उनके साथ हो गए। उमा से अनबन हुई तो बातचीत तक बंद हो गई। केंद्र में नितिन गडकरी जैसे अलग मिजाज वाले नेताओं से अपने बेहतर रिश्तों को कभी छिपाने की कोशिश नहीं की। छोटे भाई जालम सिंह को तमाम विवादों के बाद भी न सिर्फ विधायक बनवाया, बल्कि शिवराज सरकार में मंत्री पद भी दिलवाया। भतीजे मोनू की कारगुजारियों को लेकर तमाम विवाद हुए। उस पर पुलिस ने कई आपराधिक प्रकरण तक दर्ज किए, लेकिन प्रहलाद ने अन्य नेताओं की तरह खुलेआम बचाव कभी नहीं किया। बेटे प्रबल पर मारपीट और गोली चलाने का पुलिस केस बना तो साफ कह दिया कि पुलिस और कानून अपना काम करेंगे, लेकिन समर्थकों की बात हो तो भिड़ जाते हैं। भोपाल में आज भी भाई जालम को आवंटित छोटे से बंगले में रुकते हैं। दमोह में जयंत मलैया जैसे पार्टी नेताओं से नहीं बनी तो खुद का समानांतर संगठन खड़ा कर लिया और 2 बार लोकसभा चुनाव जीत कर दिखाया। केंद्रीय मंत्री के रूप में संघ और भाजपा के नेताओं के घर जाने के बजाय उन्हें अपने घर ससम्मान बुलाया, लेकिन संघ और भाजपा को ये सब बुरा लग गया। इसलिए मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल प्रहलाद पटेल की स्पीड पर ब्रेक लग गया। वे सियासत के चक्रव्यूह में उलझने लगे। इन सब के बावजूद भाजपा नहीं मानती कि प्रहलाद पटेल किसी चक्रव्यूह में उलझे हैं। पार्टी का दावा है कि प्रहलाद पटेल अर्जुन की तरह एक लक्ष्य जनसेवा पर निशाना साधकर लगातार कामयाब हो रहे हैं।
मुझे नहीं लगता कि प्रहलाद पटेल जी किसी चक्रव्यूह और किसी प्रकार के अभिमन्यु जैसी स्थिति है। प्रहलाद पटेल जी तो अर्जुन की भांति हैं, जिनका निशाना एक लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, जनसेवा। प्रहलाद पटेल को वक्त की नजाकत को सियासत के अंदाज में समझना होगा। अपने गुरूर और खूबियों को खूंटी पर टांगकर वक्त के बदलाव के साथ चलना होगा। संघ हो या भाजपा या समाज, सब जगह बदलाव का असर साफ दिखाई देता है। नई भाजपा में पहली पीढ़ी के बाद सीधे तीसरी पीढ़ी ताकतवर हो गई, दूसरी पीढ़ी ताकती ही रह गई। इस बदलाव से भाजपा का भी नुकसान हुआ। शायद प्रहलाद पटेल इसे बखूबी समझ लेंगे। साफ दामन का दौर तो कब का खत्म हुआ साहब, अब तो लोग अपने धब्बों पे गुरूर करने लगे हैं। अजय त्रिपाठी, INS 24/7, भोपाल।